हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से एक और वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम क्लास 10th 11th 12th की एक कंबाइंड टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि तीनों क्लासों के लिए हेल्पफुल होने वाला है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस टॉपिक पे से 2024 में होने वाले एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे, तो आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, लेकिन वीडियो को स्किप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इस वीडियो के बीच बीच में मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन मौखिक बताते जाऊंगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए करते हैं आज के हमारे वीडियो की शुरुआत। तो आपने वीडियो का आनंद, तो देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो आज की वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वह है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति यह क्लास 11th 12th के साथ साथ कंपटीशन एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। निर्देशांक ज्यामिति, इसका आज हम पूरा बेसिक सीखने वाले हैं। इसके सभी फॉर्मूलों का आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, किस फॉर्मूले का यूज कब किया जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति में सबसे पहले हम जो निर्देशांक लिखेंगे वह हम लिखेंगे x और y के रूप में। आज हम 2D पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम 3D के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम निर्देशांक को x और y के रूप में लिखते हैं। यहाँ पर x हमारा होता है भुज। क्या होता है? भुज। x को हम भुज बोलते हैं और y को हम बोलते हैं कोटि। क्या बोलते हैं? कोटि। भुज और कोटि। अब सबसे पहले हम आपके लिए एक चतुर्थांश बनाकर बताते हैं। तो हमने एक चतुर्थांश बनाया। इसमें एक हमारा ये होता है x अक्ष और ये होता है हमारा y अक्ष। x अक्ष की धन दिशा होती है और इस साइड x अक्ष की ऋण दिशा होती है। ऊपर y अक्ष की धन दिशा होती है और नीचे y अक्ष की क्या होती है? ऋण दिशा। ये होता है हमारा मूल बिंदु। मूल बिंदु का निर्देशांक होता है 0,0। अब यदि हम मूल बिंदु से इस साइड जाते हैं तो हमारे सभी वैल्यूज पॉजिटिव आती हैं और यदि इस साइड आते हैं सभी वैल्यूज नेगेटिव आती हैं। इसी प्रकार यदि हम ऊपर की ओर जाते हैं तो पॉजिटिव और नीचे की ओर आते हैं तो नेगेटिव। तो आप ध्यान रखना, y अक्ष पर x का मान क्या होता है? 0 और x अक्ष पर y का मान क्या होता है? 0 होता है। यानी x अक्ष पर कहीं भी वैल्यू देखेंगे तो y का मान हमेशा क्या मिलेगा? हमें 0 ही मिलने वाला है। ठीक। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास यदि मान लो दो बिंदु हैं, हमारे पास दो बिंदु है, एक बिंदु है A और एक बिंदु हमारे पास क्या? B। एक बिंदु हमारे पास A है और एक बिंदु हमारे पास B है। यदि इन बिंदुओं के निर्देशांक दिए हैं, इसके हमने मान लिए x1 y1 और इसके हमने मान लिए x2 और y2। तो इन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दूरी कैसे निकालेंगे? तो दूरी निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो हम दूरी निकालेंगे, लिखेंगे AB की बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो AB की बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट लगाते हैं, लास्ट में से फर्स्ट को घटाएंगे, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, यानी x में से x को हटाएंगे और y में से y को, तो यहाँ पर हो जाएगा y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हमारा होता है दूरी का फॉर्मूला। अब यदि हमें इस ए बी बिंदु के बीच में एक हमें मिड पॉइंट खोजना है, यदि हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालना है, तो हम इस पर एक मध्य बिंदु मान लेंगे P। तो हम यहाँ पर लिखेंगे मध्य बिंदु, मध्य बिंदु P के निर्देशांक। मध्य बिंदु P के निर्देशांक कैसे निकालते हैं? तो निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? फर्स्ट वैल्यू को जोड़कर 2 का भाग दिया जाएगा। हमारे पास 2 पॉइंट है, एक A और एक B, जैसे हम 2 का भाग देंगे तो पहले x1 में x2 जोड़ेंगे और फिर y1 में y2 जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये हमारे मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसके बाद में हम देखते हैं, अब हम यदि यहाँ पर विभाजन सूत्र लगाना चाहें तो विभाजन सूत्र
क्या होता है, तो इसको हम मान लेंगे m और इसको हम मान लेंगे n। हमने माना कि एक रेखा AB है, उसको एक बिंदु P है, उसको m अनुपात n में विभाजित कर रहा है। तो इसके निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इस बिंदु P के निर्देशांक विभाजन सूत्र से। तो हमें कुछ नहीं करना होता है, इसका गुणा हम यहाँ कर लेते हैं और इसका गुणा हम यहाँ कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग बना लेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र दो प्रकार का होता है, एक अंतः विभाजन और एक बाह्य विभाजन। तो अपन अभी अंतः विभाजन का डिस्कस कर रहे हैं। तो विभाजन सूत्र यहाँ पर लिखेंगे विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र से हम सबसे पहले P बिंदु के निर्देशांक निकालना चाहेंगे, तो लिख लेंगे P के निर्देशांक, P के निर्देशांक, ठीक, P के निर्देशांक। तो P के निर्देशांक को हम क्या करेंगे, हमें फॉर्मूला कैसे बनाना है, तो हम सबसे पहले इस n का गुणा x1 में करेंगे और फिर प्लस m का गुणा x2 में करेंगे और नीचे क्या आएगा, इन दोनों रेशियो का प्लस आएगा। तो n का गुणा करेंगे x1 में, तो ये हो जाएगा n x1 प्लस m का गुणा करेंगे x2 में, तो m x2 वटे में क्या हो जाएगा, दोनों रेशियो का प्लस, तो m प्लस n। अब इसके बाद n का गुणा करेंगे इस y1 में, तो ये हो जाएगा n y1 प्लस m y2 वटे में m प्लस n। ये हमारा होता है बाह्य विभाजन। यदि अंतः विभाजन, यदि बाह्य विभाजन पूछा जाए तो हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पर प्लस की जगह पर माइनस चिन्ह लगाना है, वो हमारा हो जाएगा बाह्य विभाजन। ये हमारा अंतः विभाजन है, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं। अगला फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ पर कुछ नोट करके लिख लेना, फिर नेक्स्ट फॉर्मूला की बात करते हैं कि x अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, बिंदु के निर्देशांक, यदि हमें x अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक मानना है तो हम हमेशा क्या मान के चलेंगे, हम मान के चलेंगे x, 0। इसी प्रकार यदि हम y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक, तो यदि हम y अक्ष पर किसी बिंदु के निर्देशांक मानना चाहें तो क्या मानेंगे, निर्देशांक। तो निर्देशांक क्या मानेंगे हम, इसको हम मानेंगे 0, y। तो हमारे x और y अक्ष के निर्देशांक रहेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं जिसमें हमें x और y के निर्देशांक मानना पड़ेंगे, ठीक। अब इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहेगा हमारा त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। यदि इस पर हम त्रिभुज क्षेत्रफल बनाना चाहें तो वो हमारे पास पॉइंट रहेंगे, उस पॉइंट के साथ क्या करते हैं, इस चतुर्थांश में चित्र बनाएंगे। तो यदि चित्र हमारा त्रिभुज बन जाएगा तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो हम यहाँ लिख लेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, यदि मान लो हमारे पास एक आकृति बनी है, एक त्रिभुज बन रहा है, यहाँ हमने मान लिया A है, यहाँ पर पॉइंट B है और यहाँ पर पॉइंट C है। इसके निर्देशांक हमने माने x1 y1, यदि इसके हमने मान लिए x2 y2 और इसके हमने मान लिए x3 y3, ठीक, x3, y3। यदि हमने क्या मान लिए, निर्देशांक मान लिए, तो हमें क्या करना है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होगा, वो रहेगा 1/2 कोष्टक x1 y2 माइनस y3, कोष्टक के अंदर y चलेंगे और यहाँ चलेगा x बाहर। जब 1 आ गया तो 1 के बाद 2 3 बढ़ते क्रम में लिखते जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पर आएगा x2, 1 के बाद 2, अब 2 के बाद यहाँ पर आएगा y3, अब 3 के बाद रिवर्स हो जाएंगे y1, x1 हो गया, x2 हो गया, अब अगला आएगा x3, यहाँ पर लिखेंगे x3, अब 3 के बाद यहाँ पर आ जाएगा y1, क्या आ जाएगा y1 माइनस y2। तो ये हमारा है त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला। यदि y का हमने बोल दिया कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु समरेखी है, तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर 0 रख के और हल कर देते हैं, ठीक। हमारे एक क्वेश्चन निकल आता है, समीकरण पूछा जाए, कुछ भी पूछ सकते हैं, यदि समरेखी पूछेंगे तो 0 0 आ जाता है दोनों साइड। तो ये हमारा क्या हो गया, त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र। अब यदि मान लो हमारे पास इस त्रिभुज में हमने इसका केंद्रक बनाया, क्या बनाया, केंद्रक, तो इनको हम इनसे मिलाएंगे, ये मिल जाएगा, यहाँ ए मिल जाएगा और ये हमारा हो जाएगा त्रिभुज का केंद्रक। तो त्रिभुज का केंद्रक को हम दर्शाते हैं G से।
तो त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक कैसे निकाले जाते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज का केंद्रक। अब त्रिभुज का केंद्रक कैसे निकाला जाता है देखेंगे। तो त्रिभुज का केंद्रक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट को ऐड करते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस x3 और डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे 3, क्योंकि तीन पॉइंटों को हम जोड़ रहे हैं। तो हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में क्या हो जाएगा 3, कॉमा फिर y1 प्लस y2 प्लस y3 और बटे में कितना हो जाएगा 3। ये हो जाएंगे हमारे क्या हो जाएंगे त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक। तो इस प्रकार हम त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में यदि मान लो और फॉर्मूले देख लेते हैं। हमारे पास दो रेखाएं हैं, क्या है, दो रेखाएं। दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी कोण पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं। दो रेखाएं हैं, एक रेखा L1 है, एक रेखा L2 है। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे किसी कोण पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो एक होता है दोनों रेखाओं के बीच का कोण, ढाल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ढाल। या फिर यहाँ से ना समझना हो तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। यदि हमारे पास एक कोई रेखा है, एक रेखा बना ली हमने, वो x अक्ष के साथ थीटा कोण पर झुकी है। किस कोण पर झुकी है, थीटा कोण पर झुकी है। तो इस ढाल का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखेंगे थीटा मान निकालने के लिए हम क्या करना पड़ता है, तो हमें रेखाओं की प्रवणता पता होनी चाहिए। रेखाओं की क्या होती है, प्रवणता। तो रेखाओं की प्रवणता हम 2-3 प्रकार से निकाल सकते हैं। जब हमारे पास कोण दिया हो तो कोण के आधार पर कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे रेखा की प्रवणता। सबसे पहले हम इस रेखा की प्रवणता निकालेंगे। प्रवणता को दर्शाते हैं m से, तो लिखेंगे रेखा की प्रवणता। रेखा की प्रवणता निकालने का फॉर्मूला एक होता है m बराबर tan थीटा। इससे हम रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। यदि हमारे पास थीटा की वैल्यू है और हमें m निकालना है तो इसमें हम फॉर्मूले मान रख देंगे। यदि मान लो हमारे पास थीटा की वैल्यू नहीं है, दो निर्देशांक दिए, कितने निर्देशांक, दो। हमारे पास एक रेखा है, इस रेखा के दो निर्देशांक दिए हैं, पॉइंट दिए हैं, तो उससे हम रेखा की प्रवणता कैसे निकालेंगे, तो लिखेंगे रेखा की प्रवणता m बराबर कैसे निकालते हैं, यहीं से समझ लेना आप। हमारे पास मान लो एक रेखा है, इसके हमें प्रवणता निकालना है, तो कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 और बटे में x2 माइनस x1। तो हम लिखेंगे m बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। इससे भी हम रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। और यदि मान लो हमारे पास प्रवणता दी है, क्या दी है, रेखाओं की प्रवणता दी है और हमें उनके बीच का कोण निकालना है। दो रेखाएं हैं हमारे पास, दोनों रेखाओं की प्रवणता हमें पता है, एक की m1 है और एक की क्या है m2। तो इनके बीच का कोण हमें निकालना है थीटा। तो हम कैसे निकालते हैं, तो उसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है। तो क्या होगा वो फॉर्मूला, आइए देखते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉर्मूला tan थीटा बराबर m1 माइनस m2 बटे में 1, यहाँ पर प्लस कर लेना, 1 माइनस m1 m2। ये हो जाएगा हमारे दो रेखाओं के बीच का कोण निकालने का फॉर्मूला। इससे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला से दोनों रेखाओं के बीच का कोण निकाल सकते हैं। और यहाँ से 2-3 कंडीशन और बनती हैं कि यदि दो रेखाएं परस्पर लंबवत हैं, दो रेखाएं परस्पर कैसी हैं, लंबवत हैं, तो उनकी प्रवणता का गुणनफल। यदि हमारे पास दो रेखा है, पहले की प्रवणता m1 है और दूसरी की प्रवणता क्या है, m2, और वे रेखाएं आपस में कैसी है, परस्पर लंबवत है। कैसी है, लंबवत, तो उनकी प्रवणता का गुणनफल होता है -1। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसे आप याद रखना, नोट कर लेना अपनी कॉपी में। और इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट है, यदि दोनों रेखाएं आपस में कैसी हैं, समांतर हैं। कैसी है, समांतर हैं, तो उनकी जो प्रवणता होती है आपस में बराबर होती हैं। तो m1 बराबर m2। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं दोनों, एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। डायरेक्ट ही ऑब्जेक्ट आ जाता है कि दो रेखाएं आपस में परस्पर यानी आपस में लंबवत हैं तो उनकी प्रवणता का गुणनफल होता है तो -1। और यदि समांतर हैं तो उनकी प्रवणताएं आपस में कैसी होती हैं, बराबर होती हैं। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, 2D के बारे में इतने फॉर्मूले, इनसे हम बहुत सारे क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की वीडियो का हमारे फॉर्मूले बेस्ड का वीडियो था जो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी फॉर्मूलों पे से हम क्या करेंगे, क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और एक से एक क्वेश्चनों को हम आपके लिए शॉर्ट ट्रिक से करना ही बताएंगे और बेसिक रूप से ही बताएंगे कि फॉर्मूले मान रखते कैसे आता है और शॉर्ट ट्रिक से भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें और इन फॉर्मूलों को याद कर लें। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।